शिरीन, ये इस कहानी का 21वां भाग है। छुटकारा। शशिकला ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ कहने से पहले अपना चेहरा उसकी पीठ में दबा दिया। ये बदसूरत चेहरे वाली बहुत भाग्यशाली है, लेकिन ये अजीब लगता है। भीम सिंह की मृत्यु कैसे हुई? क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति चौथे स्तर तक नहीं पहुंचने वाली थी? आप भी और मैं भी उसके समीप नहीं जा सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा हश्र होगा। रमाकांत राव ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, हमारी शुरुआती योजना आपका बदला लेने और तस्वीर से उस बदसूरत लड़की को निकालने में मदद करने के लिए एकदम सही होनी चाहिए थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की गलती हमसे होगी। जो चीजों को बदतर बनाता है वो ये है कि न्यायाधीश महोदय मेरे ऊपर उस हत्या का शक कर रहे हैं। शशिकला का रंग पीला पड़ने लगा, लेकिन उसने फिर उसे ये कहते हुए सांत्वना दी, तुम हत्यारे नहीं हो, हमें डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। रमाकांत राव ने अपना सर हिलाया और कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह घटना एक संयोग है। न्यायाधीश महोदय को डर है कि मैं आपकी छोटी बहन को किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए उसने जानबूझकर भीम सिंह की हत्या का मामला इन सब से जोड़ दिया। इसके अलावा भीम सिंह और मैं अच्छी शर्तों पर नहीं थे। 2 साल पहले उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया था, जिसने मुझे वास्तव में शर्मसार कर दिया था। शुरू से ही उनमें राजकुमार के रूप में मेरे लिए थोड़ा सा भी सम्मान नहीं था। अब जबकि ये स्थिति है, पहला शक दुर्भाग्य से मुझ पे ही होगा। शशिकला दंग रह गई और कहा, ये नहीं हो सकता है। रमाकांत राव ने जवाब में हंसते हुए कहा, क्यों नहीं? अगर मुझे पता हो कि आगे क्या होगा और चीजें इस स्तर तक बिगड़ जाएंगी, तो भी मैं यही सोचूंगा किसी दूसरे के लिए। शशिकला ने अपने दांत घिसते हुए कहा, भले ही वो सोचते होंगे, लेकिन वो अभी भी किसी भी सबूत के आसपास नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो आप पर संदेह करते हैं तो भी वो क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप सम्मानित राजकुमार हैं, यानी कि आप सम्राट के बेटे हैं। वो आपको प्यार करते हैं। आपने भीम सिंह की हत्या की हो या नहीं, सम्राट आपको भारी सजा नहीं होने देंगे। रमाकांत राव ने अपना सर हिलाया। यह कहना मुश्किल है। भीम सिंह सेनापति की एकमात्र संतान थे। वो उन्हें हमेशा एक मणि की तरह प्यार करते थे। अब जब वो मर चुके हैं तो सेनापति को अदालत की बैठकों के दौरान हर सुबह सम्राट से शिकायतें करते देखा जाता है। वो इस मामले का न्याय करने के लिए सम्राट से विनती करते हैं और अपने बेटे का बदला लेने के लिए असली अपराधी को ढूंढने को कहते हैं। उनके पास अपने नियंत्रण में एक सेना है और मेरे पिता सम्राट को इस बारे में पता है और इस तरह वो इस याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकते। इस मामले की जांच करने के लिए उन्होंने देवाशीष को नियुक्त किया है और कहा है कि इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। इस चर्चा के बाद शशिकला नाराज हो गई। ये सब उस बदसूरत लड़की की गलती है। अगर वो पैदा नहीं होती तो बहुत सारी समस्याएं नहीं होती। गलत है। कैसे भी करके हमें उससे छुटकारा पाने की योजना बनानी पड़ेगी। क्यों ना हम ये कह दें कि वो भीम सिंह की कातिल है। रमाकांत राव हल्का सा मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। वो आध्यात्मिक शक्ति में प्रतिभा नहीं रखती है और युद्ध कला भी नहीं जानती है। ये कहते हुए कि वो चौथे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले की हत्या करने में सफल रही, वो भी भीम सिंह जैसे महाबलशाली व्यक्ति की। क्या आपको लगता है कि कोई भी इस पर विश्वास करेगा? शशिकला नाराज थी, लेकिन उसकी बात से सहमत थी। रमाकांत राव ने थोड़ी देर बाद इशारा किया और पूछा, शशिकला, उस दिन आपकी छोटी बहन बाहर गई तो क्या आपने उसे देखा? क्या कोई और गवाह है? शशिकला ने अपना सर हिलाया। मुझे याद है कि जब वो वहां से जा रही थी तो कोई तो उसका रास्ता रोक रहा था। जिस व्यक्ति ने उसे देखा था उसने उसे सभी के सामने आरोपित किया था। रमाकांत राव ने अपने गालों को फुला लिया। उन दोनों को एक वजीर की सामान्य बेटी को फंसाने के जुल्म में कैद कर लिया गया था। मैंने सुना है कि उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया था। हालांकि वो दोनों अपना मुंह बंद रखने में कामयाब रहे और ये नहीं बताया कि वो आपके अधीन काम कर रहे थे। अच्छा है। शशिकला के दिल की एक धड़कन छूट गई। उन दो को जिंदा छोड़ना हमारे लिए काफी खतरनाक है। रमाकांत राव, आप किस तरीके से उन्हें समाप्त करने के लिए कोई तरीका सोच रहे हैं? मैं समझता हूँ। मैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद रखने की योजना के साथ आता हूँ, रमाकांत राव ने जानलेवा आवाज में कहा। उन्होंने उस मसले पर थोड़ी देर और चर्चा की। चर्चा का विषय था कि दोनों गवाहों को चुपचाप कैसे निपटाना है, साथ ही साथ शिरीन को एक जाल में कैसे फंसाना है।
वो दोनों एक समझौते पर आए कि उनकी प्राथमिकता दो गवाहों से जल्द छुटकारा पाने की होगी। हालांकि शिरीन को एक जाल में फंसाने के मामले में उन्हें उलझा दिया था। शशिकला नरम और कोमल दिखती थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे बुरे विचार थे। हालांकि उसके विचारों को रमाकांत राव द्वारा एक एक करके मना किया जा रहा था। शशिकला अधीर होना शुरू हो गई और कहा, यह अनुमति नहीं है, वो अनुमति नहीं है। क्या आप अभी भी उसे छोड़ने में संकोच कर रहे हैं? क्या आप उसे प्यार करने लगे हैं? रमाकांत राव का शरीर सख्त हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया। ये कैसे संभव है? मैं हमेशा उस बदसूरत लड़की से नफरत करता रहा हूँ। अगर ये शादी की बात नहीं होती तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखता। शशिकला, चिंता मत करो। भले ही मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया जाए, भविष्य में मैं उसे नौकरानी बना के एक मालकिन को समर्पित कर दूंगा और आपको मेरी सही पत्नी बनाने का एक तरीका बनाऊंगा। शशिकला ने उसकी बातों पे शर्माते हुए जवाब दिया, मैं आपको उस चुड़ैल से शादी नहीं करने देना चाहती। आप उससे शादी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने उससे शादी नहीं की है अभी तक। इसके ऊपर वो अभी भी युवा है। हम धीरे धीरे एक योजना तैयार कर सकते हैं। रमाकांत राव ने उसे शांत करने की कोशिश की। रमाकांत राव, आप इंतजार कर सकते हैं। मैं इंतजार कर सकती हूँ। यहाँ तक कि वो भी इंतजार कर सकती है, लेकिन मेरे पेट में हमारा बच्चा इंतजार नहीं कर सकता है। और 2 या 3 महीने में मेरा पेट खुद को और ज्यादा फुला लेगा। शशिकला को चिंता होने लगी। रमाकांत राव को सरदर्द होने लगा। ठीक है, मुझे एक पल के लिए सोचने दो। मैं निश्चित रूप से एक समाधान के साथ आऊंगा। उसने अपना सर उठाया और आकाश की ओर देखा और फिर शशिकला की ओर देखा जो उसके पास थी। उन्होंने धीरे से कहा, आकाश में अंधेरा हो रहा है। शशिकला, आपको घर जाना चाहिए। हम बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि दूसरों को हमारे रिश्ते की जानकारी ना हो। उन्होंने एक प्यारी बातचीत की और फिर एक दूसरे को संकोच पूर्वक छोड़ दिया और अपने अलग अलग रास्ते चले गए। जंगल ने अपनी शांति और सुकून को दोबारा हासिल किया। हालांकि जैसे ही हवा चली, आसपास के एक बड़े पेड़ के पत्ते हिल गए और एक काले रंग के व्यक्ति को देखा जा सकता था, जो कुछ भी देख सकता था। वो आसमान में सितारों की तरह चमकती हुई आंखों वाला एक छोटा सा सर था। वो बदसूरत शिरीन थी जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि वो न केवल टेलीपोर्टेशन में कुशल थी, बल्कि उसका छलावरण भी शीर्ष स्तरीय था। वो अंधेरे में सम्मिश्रण करते हुए पेड़ के भीतर छिप गई। हालांकि उन्होंने इतनी देर तक बात की, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई, जिससे उसका एक पैर हवा में झूल रहा था। वो आराम से बैठी हुई थी। इसके अलावा वो खुश थी कि उसने अपनी सुंदर नींद का त्याग करके बहुत अच्छा किया। उसने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी, जैसे हार पे नाम की नक्काशी, लगभग 2 महीनों से शशिकला का गर्भवती होना, 2 गवाहों से छुटकारा पाने की क्रूर योजना इत्यादि। उसने सोचा कि वो अपनी एक अलग योजना उनके खिलाफ बनाएगी, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की योजना के साथ नहीं आएगी तो वो उनकी उम्मीदों पर कैसे खरी हो पाएगी। उसने तंज कसते हुए खुद से कहा। उसने एक पल के लिए नीचे देखा और अपनी पीठ को फैलाने के लिए खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो आज रात अपनी सुंदर सी नींद नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसे कुछ सामान प्राप्त करने की आवश्यकता थी और इस दुष्ट जोड़े को पीड़ित करने के लिए एक योजना बनाने की भी जरूरत थी। वो बस उठने ही वाली थी कि उसे कुछ उपस्थिति महसूस हुई और वो जल्दी से पीछे मुड़ गई, लेकिन उसके पीछे सिर्फ पेड़ थे और कुछ भी नहीं था। उसने अपना शरीर सुडौल कर लिया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के पीछे एक सांस महसूस हुई थी। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 22वां भाग है, खतरा। उसके पीछे कोई नहीं था, बस कुछ बेलें जो हवा के कारण बह रही थी। बेलें इतनी पतली थी कि पक्षी भी उस पर खड़े नहीं हो सकते थे, इसीलिए ये किसी व्यक्ति के वजन को तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी। उसने अपने होठ गीले किए और अपनी कमर से एक तलवार निकाली। उसने उसे हवा में उठा लिया और उसे इधर उधर घुमाने लगी, लेकिन वो अचानक से पीछे की ओर झूल गई। तलवार अंधेरे में चमक रही थी और आसानी से हवा में बह रही थी।
यदि उसके पीछे कुछ भी होता तो उसकी तलवार लहराने पर उसे उसकी उपस्थिति का पता चल जाता, लेकिन जब उसकी तलवार चली तो वो हवा के अलावा कुछ भी नहीं छू पाई। क्या ये भूत हो सकता है? शिरीन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी उंगली चटका दी। एक हल्के नीले रंग की ताबीज उसकी उंगलियों पर दिखाई दिया, जिसने उसे हवा में घुमाया और फिर उसकी हथेली में वापस लौटाया। इस ताबीज ने शिरीन के पूरे शरीर के चारों ओर उड़ान भरी। उसने अपनी हथेली सूंघी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो एक भूत भगाने वाला ताबीज था। आधुनिक युग के दौरान वो कुछ अलौकिक शक्ति उपयोगकर्ताओं को जानती थी और वो एक ओझा के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखी हुई थी, और उस ओझा ने उसे आत्माओं को पकड़ने के लिए कुछ गुण सिखाए हुए थे। हालांकि उसने केवल कुछ सरल तरकीबें सीखी थी, लेकिन ये कमजोर आत्माओं से निपटने के लिए पर्याप्त थी। एक बार ताबीज को बाहर निकालने के बाद कोई भी अदृश्य आत्मा खुद को प्रकट कर लेगी। हालांकि इससे कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। लगता है जैसे उसे कोई भ्रम हो रहा हो, शायद हवा, उसने सोचा, और वो घूम गई और गायब हो गई। उसकी छाया गायब होने के लंबे समय बाद उसी पेड़ से एक और आकृति दिखाई दी। धुंधले पानी जैसी दिखने वाली पोशाक देखी जा सकती थी। उस आकृति के बाल हवा के साथ बह रहे थे और उसके बीच में खून से सना हुआ एक सुंदर हेडबैंड था। उसकी आंखों का आकार लोमड़ी की आंख की तरह था और वो चांदनी के नीचे चमक रही थी। उस व्यक्ति का चेहरा एक लोमड़ी के आकार के मुखौटे से ढका हुआ था। मुखौटे के पीछे दो सुंदर आंखें थी जो रहस्य से भरी हुई थी। वो लगभग एक ही समय पर शांत और गुस्सैल लग रहा था। वो बैठ गया और उसकी मुद्रा शिरीन की तुलना में ज्यादा आराम वाली थी। उसके नीचे सिर्फ एक पतली पेड़ की शाखा थी, जिसे आसानी से एक बच्चे द्वारा भी तोड़ा जा सकता था। फिर भी वो बिना थकावट के मामूली आराम के लिए शाखा पर मजबूती से बैठने में सक्षम था। निकट से देखने पर जिस शाखा पर वो बैठा था वो उसी पेड़ की शाखा थी जिस पर पहले शिरीन खड़ी थी। वो अभी भी वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी बाहों में सिमट कर बैठा था। उस आदमी ने अपने पैर पास वाली डली तक रख लिए और आराम से अपनी हथेली पर अपनी ठुड्डी टिका ली। उसके लंबे बाल हल्के फुल्के रंग के थे, जो बिल्कुल काले रंग के नहीं होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो प्रकाश का कोई स्रोत हो। उसने उस दिशा की ओर देखा जिसमें शिरीन गायब हो गई थी और उसके होठों ने छोटी छोटी हल्की आहें भरी। उस बेवकूफ ने कभी नहीं देखा कि मैं कब से उसके पीछे पड़ा हुआ था। हालांकि वो उतनी बेवकूफ नहीं थी। भले ही वो थोड़ा उसके पीछे खड़े होने के लिए केवल उसके पीछे उतरा, उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपनी तलवार खींच ली। कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं होने के बावजूद भी उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी, और उसने जो तावीज इस्तेमाल किया था वो बहुत प्रभावशाली था। वो शख्स ज्ञानी था, फिर भी उसने कभी भी तावीज पर बना चित्र नहीं देखा था। इसके अलावा उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक भी बेहद अजीब लग रही थी। ये बच्चा, ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग व्यक्ति था। उसने अचानक हंसी में फूटने से पहले गहराई से सोचा और वो खड़ा हो गया और धुंध में मिश्रित हो गया और हवा में ही गायब हो गया। रात गहराती जा रही थी। अपने बेटे की मौत के कारण पिछले कुछ दिनों से सेनापति काफी दुखी था। उसके बाल भी मानो दुख के कारण ही हो रहे थे। रात गहराती जा रही थी। अपने बेटे की मौत के कारण पिछले कुछ दिनों से सेनापति काफी दुखी था। वो अब रात को सो भी नहीं पाता था, जिसके कारण उसका मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने न्यायाधीश महोदय और 8वें राजकुमार यानी कि महादेव प्रताप सिंह से मुलाकात की थी। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि वजीर श्याम सिंह के घर में युवती शिरीन के साथ कुछ हुआ था। उन्हें संदेह था कि रमाकांत राव अपराधी था जिसने उसके बेटे को मार डाला, लेकिन उसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी थी और उसे अपने अनुमान पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा रमाकांत राव सम्राट का पसंदीदा था, यहाँ तक कि अगर उसने हत्या को अंजाम दिया था तब भी ऐसा कुछ नहीं था जो सेनापति जी उसके बारे में कर सकता था। सभी मार्शल उपलब्धि और अधिकार होने के बावजूद वो अभी भी वर्तमान सम्राट का भाई था, खुद सम्राट नहीं था। उस वर्ष जब उन्होंने अपने भाई को सिंहासन को सुरक्षित करने में मदद की तो उन्हें शेर भीमपुर, एक ऐसा शीर्षक जो सम्राट के समान अधिकार प्राप्त का खिताब दिया गया था, और वो बेहद शक्तिशाली और डरावना इंसान था।
वो बहुत खूंखार हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस तरह की बाधा ने सेनापति को बड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि उसके पास इसका कोई हल नहीं था। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी और उसे एक भी पुत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई हुई थी। उन सभी वर्षों के बाद भीम सिंह, उनका जब एकमात्र पुत्र हुआ था, तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। सेनापति उस अपराधी का सफाया कर देना चाहता था जिसने भीम सिंह को मारा था। आज रात वो अकेला था। उन्होंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया। अचानक खिड़की से एक परछाई उड़ी और एक ठंडी आवाज उभरी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटे का कातिल कौन है? सेनापति युद्ध कला में माहिर थे, इसीलिए उन्होंने आवाज सुनकर पलंग से छलांग लगा दी और खिड़की से नीचे खड़े एक व्यक्ति को देखा। वो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था जिसने काले रंग की पोशाक पहनी थी और उसके पैर असामान्य रूप से लंबे थे। उसने एक भयावह भूत का मुखौटा भी पहना था। तुम कौन हो? सेनापति ने उससे पूछा और अपनी तलवार निकाल ली और आदमी की छाती पर रखकर इशारा किया। उस आदमी ने चमकती हुई तलवार को भी नहीं देखा और सवाल पूछा, क्या आप अपने बेटे के हत्यारे की पहचान जानना चाहते हैं? क्या आप बदला लेना चाहते हैं? सेनापति जवाब देते हुए कांप उठा। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूं। अच्छा, मेरी बात सुनो। आदमी ने उसे कुछ बातें बताना शुरू किया। उसकी बातें सेनापति को हैरान और क्रोध की जलती लौ की तरफ धकेल रही थी। आखिर में उसका चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले उसे रमाकांत राव पर सिर्फ संदेह था, लेकिन अब उनके पास अपने बेटे की हत्या के लिए रमाकांत राव को दोषी साबित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें थी। सेनापति ने अपनी मुट्ठी तब तक जकड़ी जब तक कि उनकी सभी उंगलियों ने एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न नहीं की। उबलते हुए रक्त की एक लहर उसके पीले चेहरे पर आ गई, लेकिन सौभाग्य से वो आवेगशील नहीं था और इसी कारण वो अपने आपे को बनाए रखने में कामयाब रहा। उसने जबरदस्ती अपने गुस्से को दबा दिया और उस आदमी पर ध्यान दिया। यद्यपि वो लंबा नहीं था, वो एक मनोहर आभा से घिरा हुआ था। आप कौन हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं? सेनापति उससे पूछताछ करने लगा। वो आदमी मुस्कुराया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरे सुझावों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए, अगर आप अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं तो आपको सम्राट को समझाना होगा कि उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति सही नहीं है। सेनापति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और बोला, मैं जांच करूंगा कि आपने जो कहा है वो सही है या नहीं। बोलते समय वो अचानक आदमी की तरफ बढ़ा। क्योंकि सेनापति युद्ध कला में माहिर थे, इसीलिए इस तरह की उछाल एक चूहे को पकड़ने वाले बाज के बराबर थी, बिजली की तरह तेज। क्योंकि उसके पास आश्चर्य का तत्व था, वो सोच रहे थे कि वो उस आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसने इस तथ्य की उपेक्षा पहले से कर रखी थी। वो आदमी तैयार था और वो हवा में गायब हो गया। हवा में गायब होते हुए उसे देख के सेनापति उसे एक भी शब्द नहीं